Welcome students. So in this video we are going to study first of all Hooke's law. Hooke's law is very simple. We have already studied about stress and strain. Hooke's law says stress is directly proportional to strain. That means अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को जितना ज़्यादा उसका शेप चेंज करना चाहोगे तो जितना आपने उसका शेप चेंज किया, जितना आप स्ट्रेस लगाएंगे उतना स्ट्रेन होगा, और जितना स्ट्रेन होगा उतना स्ट्रेस होगा। मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट का ज़्यादा शेप और साइज चेंज करोगे तो स्ट्रेस की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। मतलब वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन करने में और ज़्यादा ताकत लगाएगा। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी को ज़्यादा परेशान कर रहे हो तो फिर वो उसका रिटेलिएशन भी ज़्यादा होगा। तो इट्स लाइक कि स्ट्रेन की वजह से, स्ट्रेन किसकी वजह से आ रहा है? अप्लाइड फोर्स की वजह से। अप्लाइड फोर्स की वजह से स्ट्रेन आ रहा है, तो स्ट्रेन अगर आप ज्यादा बढ़ाओगे तो स्ट्रेस भी ज्यादा बढ़ेगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और स्ट्रेस आता है किसकी वजह से? अप्लाइड फोर्स की वजह से। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब अगर यहाँ पर आप स्ट्रेस इज इक्वल्स टू के इंटू स्ट्रेन, और के की वैल्यू क्या होगी? के विल बी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये हम पहले भी देख चुके हैं। एंड दिस के इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब अगर हम इसका कर्व बनाएं स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो यहाँ के हिसाब से स्ट्रेस और स्ट्रेन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो दिस ग्राफ मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किस तरह से चेंज होता है वो हम देखते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन चलेगा? तो यहाँ पर हम लेंगे एक्स एक्सिस पे हम लेंगे स्ट्रेन, और वाई एक्सिस पे लेंगे हम स्ट्रेस। तो अगर आपका स्ट्रेन की वैल्यू कम है, स्ट्रेस की वैल्यू कम है, तो ये इनके बीच में जो रिलेशन चलता है वो बिल्कुल प्रोपोर्शनैलिटी के साथ चलता है। और ये रिलेशन आपका गया ए पॉइंट तक। तो इस ए पॉइंट को हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। तो दिस ए पॉइंट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। यहाँ तक, इस स्ट्रेस की वैल्यू तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद ग्राफ में हल्का सा चेंज आता है, और स्ट्रेस कम होगा स्ट्रेन ज्यादा होगा, मतलब ग्राफ आपका हल्का सा ऐसा बैंड होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपका ये बी पॉइंट है, और बी पॉइंट इलास्टिक लिमिट है। मतलब बी पॉइंट तक इलास्टिसिटी वो शो करेगा। तो बी इज द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक पॉइंट। बी के बाद जो ग्रीन रीजन में शो कर रहा हूँ, वो ग्रीन रीजन में ये इस तरह से जाएगा और ये ऐसा आएगा। अब ये ग्रीन रीजन जो है, दिस इज प्लास्टिक रीजन, दिस इज प्लास्टिक रीजन। इलास्टिक के बाद कौन सा नेचर शो करेगा? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक रीजन है, मतलब अगर मैं कोई यहाँ पर सी पॉइंट लूँ विच इज इन प्लास्टिक रीजन, तो यहाँ पर ये सी पॉइंट अगर कोई भी प्लास्टिक रीजन में है, या मैं थोड़ा सा इसे पास में बना देता हूँ इस सी पॉइंट को। लेट अस से ये आपका सी पॉइंट यहाँ पर है, दिस इज प्लास्टिक रीजन में हमारा सी पॉइंट है। तो अगर आपका स्ट्रेस की वैल्यू आप जीरो भी कर लेते हो सी से, तो सी से स्ट्रेन आपका जीरो नहीं होगा, और स्ट्रेन यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। दिस इज योर ओ एंड दिस इज योर एक्स, एंड दिस मच स्ट्रेन, इवन स्ट्रेस इज जीरो तो भी इतना स्ट्रेन रह जाएगा, मतलब बॉडी डिफॉर्म्ड रह जाएगी। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में होता क्या है, अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर इतना इसके अंदर परमानेंट सेट आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड परमानेंट सेट। इतना परमानेंट सेट इसके अंदर आ गया क्योंकि ये प्लास्टिक रीजन के अंदर चली गई थी। उसके बाद आपने और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाया, और अगर आप डी पॉइंट तक पहुंच गए, तो डी पॉइंट के बाद इसका टूटना पक्का है, लेकिन ये यहाँ पर ई पॉइंट पे आके टूटेगा। और ई पॉइंट आपका कहलाता है फ्रैक्चर पॉइंट। इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। यहाँ पर आके आपका मटेरियल टूट जाएगा। तो ये आपका फ्रैक्चर पॉइंट है। तो बी आपका इलास्टिक लिमिट है, और बी यहाँ तक, बी तक आपको इलास्टिसिटी शो कर रहा है, और डी पर आपका यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेस है।
तो यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग जो है, अब ये अगर अपन इसे आगे लें तो इस बी पॉइंट पे जो आपकी स्ट्रेस की वैल्यू होगी इस बी पॉइंट पे, उसे अपन कहते हैं सिग्मा वाई। सिग्मा वाई मतलब यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ यहाँ तक वो इलास्टिसिटी शो करेगा। और अगर मैं डी पॉइंट की बात करूँ तो ये डी पॉइंट है आपका, दिस इज सिग्मा यू विच इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो ये आपका सिग्मा वाई बोलूं मैं, दिस इज यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ वो वैल्यू है, किसकी वैल्यू है यील्ड स्ट्रेंथ? स्ट्रेस की वैल्यू है। वो स्ट्रेस की वैल्यू जहां तक वो इलास्टिसिटी शो करेगा। और सिग्मा यू है आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ वो वैल्यू है किसकी? स्ट्रेस की, जहां तक वो टूटेगा नहीं। मतलब जहां पर जस्ट वो टूटना चालू कर देगा, इसके जस्ट आगे आप जाओगे तो टूटेगा, और टूटेगा ई पर आके वो इस तरह से टूट जाएगा। तो ये आपका ग्राफ होता है पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो दिस इज योर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसे हम कहेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का हमने रिलेशन डिस्कस किया। अब यहाँ पर एक और चीज हम देखते हैं। अगर आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से है, ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं? स्ट्रेन। और वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं? स्ट्रेस। अब मैंने दो ग्राफ बनाए, पहला ग्राफ ऐसा बनाया और दूसरा ग्राफ ऐसा बनाया, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो आपको पता है के की वैल्यू क्या होती है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये किसके बराबर होगा यहाँ पर? स्लोप का। मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसका के ज्यादा। तो के ज्यादा मतलब इलास्टिक ज्यादा। तो यहाँ पर मोर इलास्टिक मटेरियल कौन सा होगा? जिसका के की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब जिसका स्लोप ज्यादा होगा। तो स्लोप किसका ज्यादा है? दिख रहा है आपको ये थीटा वन और ये थीटा टू। स्लोप किसका ज्यादा है? थीटा वन का। तो वन वाला ज्यादा इलास्टिक है, वन इज मोर इलास्टिक देन टू। तो इस तरह से आप ग्राफ से इलास्टिसिटी भी निकाल सकते हैं। तो यहां तक हमने पढ़ा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किस तरह से होता है। दिस इज फॉर मेटेलिक वायर।